किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं के श्याम भट्टोक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत है आप सब लोग नक हमारे आज एक कार्यक्रम में जैक प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमारे देशक कृषि के इतिहास में साल 1960 के दशक एक ठुल बदलाव लिबे आज ये परिवर्तन का हरित क्रांति कहियो जैक माध्यम भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करी। ये क्रांतिक पश्चात जय महान वैज्ञानिकों योगदान सब है ज़्यादा रोज उनछे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जनु के भारत में हरित क्रांतिक जनक कही जा। डॉक्टर स्वामीनाथन जन्म आज के दिन साल 1925 में तमिलनाडु राज्य कुंभकोणम में भव छे। उन्हें कृषि वैज्ञानिक शोधकर्ता और नीति निर्माता छे। उन्होंने अपन जीवन के किसानों भलाई और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए समर्पित कर दे। बात करूँ हरित क्रांति में उनके योगदान थे जब 1960 के दशक में हमारे देश भारत गंभीर खाद्यान्न संकटों जूझने लग रहे थे। यो बखत डॉक्टर स्वामीनाथन उच्च उत्पादकता वाले गेहूँ की किस्म देश में विकसित कर रहे हैं और विदेशी वैज्ञानिकों सहयोग उन्होंने खेतों में लागू करा। उन्होंने मेहनत भारत में गेहूँ और धानक उपज कई गुना बढ़ी। खाद्यान्न आयात पर निर्भरता घटबेर हमारे देश भारत एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनी। वी के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उन्होंने प्रमुख भूमिका थी। किसानों के वैज्ञानिक खेती जानकारी दिन नीति निर्माण में भागीदारी चाहे वो राष्ट्रीय कृषि आयोग हो विकल्प बनून एक अलावा जैव विविधता सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर उन्होंने काम करिया। वी का दगड़ उन्होंने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के लिए स्थापना करी। उन्होंने इन कामों के कारण उनका कई पुरस्कारों ने सम्मानित करी गो जैमें साल 1967 में पद्मश्री 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित करी गो। साल 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार उनका सम्मानित करी गो। एक अलावा टाइम पत्रिका उनके एशिया के 20 सब प्रभावशाली लोगों में शामिल करी। साल 2023 में 28 सितंबर के उन्होंने निधन गच्छू लेकिन उनके योगदान के हमारे देश में हमेशा याद करी जा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन न केवल भारत के भूख बचून में काम करी बल्कि लाखों किसानों का उन्होंने आत्मनिर्भर बना। उन्होंने जीवन यो बातक प्रतीक छे कि एक वैज्ञानिक सोच और सेवा भाव कश्य एक देश के संकट है निकाल बेर विकासक मार्ग में ले जा सकछो और उन सदैव हमारे देशक कृषिक मसीहा के रूप में याद करी जा। तो श्रोता यो तो कुछ बातचीत कार्यक्रम में अखिल बढ़नु और करनु आप लोग नक मनोरंजन यो कुमावनी लोकगीतक दगड़ जय गायक कलाकार छन किशन चंद्र सिराड़ी और उनर दगड़ी। धमेली केल्या झक झका जुयाने धमेली केल्या झक झका तेरी धमेली पारा मेर मन गैला रोटक तका तेरी धमेली पारा मेर मन केला रोटका तेरी धमेली देखी मैं सजी है कि चौक
का सफल छी मैं साची दिल छुऱ्या खाया धमेल केल्या झक झका दिल छुऱ्या खायो धमेल केल्या झक झका तेर धमेली पारा मेर मन केला रोधक झका तेर धमेली पारा मेर मन केला रोधक बिहाने धमेली धमेल केला रोधक झका तेर धमेली पारा मेर मन केला रोधक झका बिहाने धमेली धमेल केला रोधक झका तेर धमेली पारा मेर मन केला रोधक निमुआ सनणा निमुआ सनणा निमुआ सनणा निमुआ सनणा कुण में गुलाण ऊँचो सजी नगने मनणा धमेल केल्या झक झका नगने मनणा धमेल केल्या झक झका तेरी धमेली पारा मेर मन लागी रोटक झका तेरी धमेली पारा मेर मन केला रोटक श्रोताओं ने आप लोग सुनने लग रहे हो अच्छा किशन चंद्र सिराड़ी और नर दगड़ी नग गाए यो कुमाऊनी लोकगीत कार्यक्रम में अगिला आप लोग सुनो इन कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन। से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और स्वास्थ्य, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन इंसानी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यह साफ हवा, सुरक्षित पानी, स्वस्थ भोजन और सुरक्षित घर पाना मुश्किल बना देता है। ज्यादा तापमान की वजह से हीट स्ट्रोक, हवा में प्रदूषण और मलेरिया, डेंगू जैसे रोग बढ़ते हैं, क्योंकि मच्छर नए इलाकों में फैल जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक आवास का विनाश नए महामारियों को जन्म दे सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है गरीब लोगों और बच्चों पर, क्योंकि उनके पास इलाज की सुविधा कम होती है। क्या आप जानते हैं 2019 में मलेरिया ने दुनिया भर में 22.9 करोड़ लोगों को प्रभावित किया और लगभग 4,09,000 मौत हुई। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोता अपन लोग सुनने लग रहा किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी अलमड़ बैठी। कार्यक्रम में अगिला अपन लोग सुनो कृष्ण मोहन सिंह बिस्ट और नर दगड़ी ने गाई यो कुमाऊनी लोकगीत।
कमला फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला बसुले कबान सुआ बसुले कबान बसुली को बन सुआ बसुली को बन बसुले कबान सुआ बसुले कबान बसुली को बन सुआ बसुली को बन मैं भुलाना भूली झूला तू भूली ये जान मैं भुलाना भूली झूला तू भूली ये जान तू भूली जन कमला तू भूली जन कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला सरंगी सितार सुआ सरंगी सितारा 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 भूली जूलो दाती पाटी नी भूलूं अनवारा भूली जूलो दाती पाटी नी भूलूं अनवारा नी भूलूं अनवार कमला नी भूलूं अनवार कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला फूल कमला फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला साटी मैं को सोल सुबह साटी मैं को सोला साटी मैं को सोला सुबह साटी मैं को सोला साटी मैं को सोल सुबह साटी मैं को सोला साटी मैं को सोल सुबह साटी मैं को सोला अन्न फूलो पानी प्यूलो तू जोड़ी का पोला अन्न फूलो पानी प्यूलो तू जोड़ी का पोला जोड़ी का पोल कमला जोड़ी का पोल कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला कमला रंगीलो पहाड़ा फूलो कमला
सुतो कृष्ण मोहन सिंह बिस्ट और दगड़ी ने गाइयो कुमोन लोकगीत अनले आपू लोगों सुनी। कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और आपू लोगों का सुनो सामान्य परंपरागत कृषि करने ग्राम बांस बगड़ तहसील तेजम जिला पिथौरगढ़ युवा कृषक इंद्र सिंह दगड़ करी हुई अपन दगड़ी श्याम भट्ट की क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। श्रोताओं, किसानवाणी कार्यक्रम में क्षेत्र संकलित भेंट वार्ताओं के क्रम में आज हमने बात की ग्राम बांसबगड़ तेजम तहसील पिथौरागढ़ के युवा कृषक इंद्र सिंह से। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका हमारे कार्यक्रम में। इंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। इंद्र सिंह जी, सबसे पहले आप अपनी जो खेती बाड़ी करते हैं आप थोड़ी जानकारी दीजिए उसमें कि आप अपने खेतों में क्या क्या उगाते हैं और ये कब से करते आ रहे हैं। खेती बाड़ी का काम हम पहले से करते आ रहे हैं सर। गांव में मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं। खेती बाड़ी में ही गांव में जो रोजगार का एक साधन है वो मजदूरी है और उसी के साथ परिवार के सभी सदस्य लोग खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। इसके अलावा पशुपालन भी है हमारा और हल्की फुल्की जो है खेती इस कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो पशुपालन से भी आपकी आय हो जाती होगी कुछ। हाँ, पशुपालन से भी आय हो जाती है। तो पशु में आपने क्या क्या बांध रखे हैं। पशु में हमने जैसे गाय है, एक भैंस है, बैल है और बकरी है। अच्छा, तो जैसे आप जो खेती करते हैं उनमें जो फसलों के लिए बीज या फिर पौध कहाँ से लाते हैं आप। फसल के लिए जो बीज है वो पहले तो हम क्या है कि अपने उसी से बचा लेते हैं। कुछ खाने के लिए रख लेते हैं और कुछ उसी को फसल के लिए बना रख लेते हैं बीज बनाकर। हाँ, और कुछ जो है बगल से वहां से मिल जाता है नर्सरी से। हाँ, जो ब्लॉक में जो ये फसल केंद्र होते हैं वहां से ले लेते हैं जी। और पंचायत द्वारा भी दिलाए जाते होंगे या फिर कुछ सहकारी समितियां भी हैं आपके यहाँ। सरकारी जो बीज होते हैं वो भी मुहैया कराए जाते हैं, कुछ वहां से भी प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि आप पशुपालन भी करते ही हैं, तो इसमें जो खाद वगैरह डालते हैं आप उसको कहाँ से लाते हैं। खाद के लिए हम सर्वप्रथम वही बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं गाय भैंस बकरी के गोबर से। जी जी। जिसकर हमारा वही होता है गांव में। और बाकी जो यूरिया है उसका इस्तेमाल तो हम बहुत कम करते हैं, अल्प मात्रा में, मतलब ना के बराबर। हाँ, कभी अगर गोबर नहीं हो पाता है तो उस कारण हम कभी कभार यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छी बात कही आपने कि जैसे जो जैविक खाद है उसी का प्रयोग करके जो फसल है उगाने में वह पौष्टिक भी बनी रहती हैं और उनसे पैदावार भी अच्छी होती जी। तो इसमें जैसे आपने बताया कि खाद तो आप गोबर की ही डालते हैं जो कि जैविक खाद बनी होती है। इसमें आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था किस तरह की है। सिंचाई की व्यवस्था अधिकांशतः हम बरसात के पानी पर ही निर्भर करते रहते हैं। कभी अगर बरसात नहीं हो पाती है तो क्योंकि नदी वाला एरिया है हमारा, तो वहां से जो नहर बना रखी है तो नदी के माध्यम से हम अपने खेतों में सिंचाई कर लेते हैं। जी, अच्छा, तो आपका जो खेती वाला क्षेत्र है वह नदी के किनारे भी है, तो वहाँ गूल या फिर जो नहरें हैं उनसे आपकी सिंचाई हो जाती है। उससे हो जाती है सर। तो आप ये बताइए कि जो फसलों से उत्पादन होता है वो कितना होता है। जैसे फसलों के साथ साथ आप कुछ सब्जियां भी उगाते ही होंगे क्योंकि ये तो फसलों के उत्पादन में जो टाइम निकलता है उसमें भी हो ही जाता है। तो इसको आप बेचते हैं फिर, या बेचते हैं तो फिर कहाँ कोई बाजार नजदीकी आपका कौन सा है। हाँ, फसलों के साथ जैसे हमारा अनाज उगाते हैं हम अपनी जैसे साग सब्जियां, खीरा, प्याज और भिंडी, इस टाइप से सब्जियां हम वो भी उगाते हैं। और बेचने के लिए हमारा जो नजदीकी मार्केट पड़ता है बांसबगड़, बताया मैंने, बांसबगड़ थोड़ा नाचते हैं हम, वहीं लोकल बाजार में बेच लेते हैं। हाँ, कभी कभार अगर कोई जैसे सब्जी मंडी की वाली गाड़ियां आती है हम उसको हल्द्वानी मंडी की ओर भी भेज देते हैं, कभी पिथौरागढ़ की ओर भेज देते हैं। तो उससे हमारी छोटी मोटी आमदनी, अपने खर्चा निकल जाता है। हाँ, जैसे कि आपने बताया जो अगर कुछ सब्जियां वगैरह हैं तो उनका अगर अधिक उत्पादन होने पर जो नजदीकी मंडी है हमारी हल्द्वानी, वहाँ सबसे उपयुक्त स्थान इसके लिए हो सकता है जी। और उससे आमदनी भी हो जाती होगी। बिल्कुल, जैसे कि खेती के द्वारा जो आमदनी होती है वही एक मेहनत का जो फल होता है उसी को हम समझ सकते हैं। तो जैसे आप खेती बाड़ी करते हैं तो इसके दौरान जो आने वाली कुछ समस्याएं भी आती होंगी या फिर जैसे उत्पादन पर कोई प्रभाव भी पड़ता होगा, तो उनका क्या असर पड़ता है। हाँ, समस्याएं तो सर तमाम है पहाड़ों में, क्योंकि देखो जंगली जानवर हैं, बंदर, सुअर, जो है कि हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ये एक प्रमुख समस्या आज जो है हमारी पहाड़ों की खेती में पड़ रही है। इसका असर सीधी खेती पर पड़ रहा है। उससे क्या है कि आदमी खेती करने से बच रहा है। तो सर प्रमुख समस्या तो यही है, जंगली जानवर ही प्रमुख समस्या है। अच्छा, तो जैसे इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का भी नुकसान क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में होता है तो उसका भी कोई प्रभाव पड़ता हो। प्राकृतिक आपदाएं भी हैं क्योंकि नदी वाला एरिया है, तो जो हमारी भूमि है वो कट जाती है, नदी का बहाव जो है कभी ज्यादा हो जाता है, तो जो हमारे नदी से लगे हुए खेत हैं वो भी आपदा में हो जाते हैं। तो जैसे अगर जंगली जानवर आते हैं तो उनसे खेती को बचाने के लिए भी कुछ उपाय आप करते होंगे, क्या क्या।
खेती के लिए जंगली जानवरों के बचने का उपाय है, या तो हम गांव के जो खेत हैं, खेतों के बीच में हम या तो कहते हैं वो बना लेते हैं, एक झोपड़ी टाइप की बना लेते हैं, या तो उसमें आदमी बैठता है, कृषक हमारे जो भी हैं बारी से बैठते हैं, या हम क्या करते हैं कि एक कनिस्टर बजाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ये है। हाँ, कनिस्टर बजाकर या फिर गुलेल से भी या तो उनको ये भगाया जा सकता है। घंटी बनाओ, उसमें रस्सी लगा के उसको अपनी खिड़की से बात करो, उससे को खींच लो, उससे भी जंगली जानवर से थोड़ा बचाव किया जाता है। जी, ये अच्छी बात बताई आपने कि जैसे जंगली जानवर जो आते हैं तो उनसे फसलों को बचाने का ये उपाय एक प्रमुख रूप से हो सकता है। बचाव ये प्रमुख लगता है। जैसे आपने बताया कि जो जंगली जानवर हैं इनसे खेती लोग छोड़ रहे हैं, तो इसका क्या असर आपके सामने देखने को मिल रहा है? हाँ, इसका ये असर है कि क्योंकि अब खेती नहीं कर रहे हैं लोग, गांव बंजर हो चुके हैं, घर सारे बंजर हो चुके हैं, आदमी लोग रुचि कम ले रहे हैं। अब इसका सीधे असर ये है कि अगर आदमी खेती नहीं करेगा तो फिर आमदनी खत्म हो जाएगी, भरण पोषण नहीं हो पाएगा, तो अब पूरा डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी पूरी। हाँ, और यही एक कारण है कि जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है उसका एक प्रमुख कारण यह भी है। ये है कि जंगली जानवरों से बचाव के कोई उपाय नहीं है, आदमी खेती छोड़ने का प्रमुख कारण ही यही है। जी, जी। जैसे आपने बताया कि जो जंगली जानवरों का जो प्रभाव है वह खेती पर नुकसान बढ़ाते जा रहा है और इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं और रोजगार के अवसर में बाहर को भी जाते हैं। इसलिए हाँ, पलायन हो रहा है। तो आखिर में आपसे अब यही जानना चाहूँगा कि जैसे कोई किसानों के लिए कोई संदेश दें आप या फिर जो अपना कोई विचार, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहें? तो मेरा तो यही सुझाव है किसानों के लिए कि मेरा अनुभव ये है कि वो खेती करें और प्रयास करें कि खुद खेती करें और खुद अपने जो मेहनत से अपने जो फसल कर उपजा रखी है जी। उसका इस्तेमाल करें, उसी को कहें, क्योंकि अपनी मेहनत, अपने खेत, अपने हवा पानी का जो भी फसल की प्राप्ति होगी उससे हमारे लिए लाभ होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी यानी हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे और अपने फसलों को उगाएंगे तो हमको एक आत्मसंतुष्टि भी होगी, क्योंकि ये कि भी मेरे खेत का है, या अपना खीरा जब हम अपने बेल से तोड़ते तो हमको बड़ी खुशी होती है कि यार देखो मैंने मेहनत करी और ये मेरा खीरा है, जैसे मिर्चें हैं, तो खुद ही खेती करनी, तो हल्की फुल्की अपनी खेती जो है 2-4 खेती क्यों ना उसको बोया जाए, तो अवश्य खेती कर लेनी चाहिए। तो मेरा एक प्रमुख सुझाव यही है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि हमको थोड़े स्तर में भी खेती करना आवश्यक होता है क्योंकि अगर हम अपने खेत में कोई भी फसल उगाएंगे या कोई फल सब्जी अगर हम उत्पादन करेंगे तो उसका हमें लाभ ही होता है और एक वह स्वच्छ वातावरण में उगाई गई सब्जी मिलेगी या फल मिलेगा तो उससे हमारे स्वास्थ्य को ही लाभ होगा। रासायनिक तत्वों से उगाई गई फसलों के तुलना में देखें तो जो घर में अपने आसपास उगाई गई फल या सब्जियां हैं उनका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव ही पड़ता है। तो इंद्र सिंह जी, आपने हमारे साथ इतनी बातचीत की और आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतांना आपण लोक सुनन लग रहा सामान्य परंपरागत कृषि करने ग्राम बांसबगड़ तहसील तेजम जिला पिथौरगढ़ युवा कृषक इंद्र सिंह दगड़ करी हुई यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता कार्यक्रम में अखिल अब अपन लोग सुनो कुछ महत्वपूर्ण विज्ञापन। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते।
इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सकें। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं, संदेशक बात कार्यक्रम में आगे बढ़ने और करने कुछ और बातचीत। श्रोताओं, कोयले फसलक भल उपजक आधार वीक स्वस्थ रहन जरूरी हों और वीक बीजक स्वस्थ होने बहुत जरूरी हों। अगर बीज संक्रमित या फिर कमजोर होते भल फसलक उम्मीद ना करी जा सकनी। एक कारण बीज का बीना है पहली बीजों को शोधन करन बहुत जरूरी हो। बात करूँ बीज शोधनक तो इनमें रोगाणु, फफूंद, कीटों या फिर विषाणु मुक्त करने के लिए उनका रासायनिक या जैविक उपचार सुरक्षित बनाना हो। एक स्वस्थ अंकुरण के लिए तैयार करी जा। एमें बीज जनित रोगों की रोकथाम हो, उनकी अंकुरण क्षमता में वृद्धि हो। एक अलावा फसलक सुरक्षा कीटों और फफूंदों है रूज। एक अलावा स्वस्थ बीज जन पौधों का निर्माण करना अंत व्हील फसल के लिए पैदावार ज़्यादा हों और उर्वरक और कीटनाशकों पर ले खर्च कम हो। व्हील माटक उर्वरता ले सुरक्षित रहते रहूँ। तो हमका जरूरत है कि हम जब ले कोई फसल लगूँ तो हम बीजों का शोधन जरूर करूँ जैल के हमका भल फसल प्राप्त हो। तो कार्यक्रम में आयल बखत को अब अपन लोग विदा लेना और अपन किसानवाणी कार्यक्रम का संपन्न करना एंड अपन दगड़ी शाम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने आज्ञा दियो। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।